और अब हम लोग राजधानी अमरावती के बारे में बात करते हैं। जैसा कि जानते हैं, हम लोग राज्यों की राजधानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज नंबर है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। और जो पुरानी राजधानी आंध्र प्रदेश की थी हैदराबाद, वह अब तेलंगाना में चली गई है और वह तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है। हालांकि अगले 10 साल तक आंध्र प्रदेश की भी राजधानी का काम करती रहेगी, क्योंकि राजधानी अमरावती को भी बनाया जा रहा है। जल्द ही इसके विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल भवन बन जाएगा तो हैदराबाद से राजधानी अमरावती शिफ्ट हो जाएगी। तो चलिए अमरावती के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह सबको पता हो चुका है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसकी स्थापना सन 2015 में हुई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया है और उद्घाटन के समय वहाँ पर तमाम बड़ी से बड़ी हस्तियाँ उपस्थित थीं। जैसे कि आप जानते हैं, इलाहाबाद, बनारस और गाजीपुर, ये सब ज़िले गंगा नदी के तट पर हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत की बहुत ही विख्यात नदी कृष्णा नदी के तट पर अमरावती बसी हुई है। यह बहुत ही प्राचीन नगरी है और यह पौराणिक ग्रंथों में भी इसका नाम प्राप्त होता है। जब इसके निर्माण की बात चल रही थी तो आंध्र प्रदेश के दो ज़िले गुंटूर और विजयवाड़ा, इन दोनों ज़िलों के थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर के अमरावती का निर्माण किया गया है और इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा स्थान गुंटूर से लिया गया है। यह जो नाम अभी मैंने बोला है गुंटूर और विजयवाड़ा, इन दोनों को पढ़ने के बाद एक दिमाग में मेरे सवाल आ रहा है और आपसे पूछना चाहता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग लिख करके इसका उत्तर भेजते हैं। प्रश्न यह है कि तेनाली रामा का जन्म किस जिले में हुआ था? बस दो ही विकल्प हैं, गुंटूर और विजयवाड़ा। जो जानते हैं वो लिख करके ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अमरावती शहर का नामकरण कैसे हुआ, ये तो अनेकों बातें हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ पर बहुत ही चर्चित विख्यात मंदिर है अमरेश्वर मंदिर। उसी मंदिर के नाम पर अमरावती का नाम अमरावती पड़ा हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए अब थोड़ा हम लोग वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा की बात कर लेते हैं। अमरावती में मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाती है। चलिए यहाँ पर एक और बात आ गई कि क्या आप बता सकते हैं कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? चलिए केरल का भी एक हिंट मैं दे देता हूँ। वह ऐसी भाषा है कि दाएं से या बाएं से दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो एक ही उच्चारण आता है। उसको भी खोज करके मेरे पास भेजें और यह काम केवल टैलेंटेड छात्र ही कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब पाटलिपुत्र की बात आती है तो मौर्य वंश का नाम याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि मौर्य वंश ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाया था और लंबे समय तक उसके अनेकों शासकों ने शासन किया था। तो उसी प्रकार अमरावती में सातवाहन वंश के लोगों ने राज्य किया था। इसीलिए बहुत ही चर्चित स्थान है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सातवाहन वंश के लोगों ने ही अमरावती शहर की नींव डाली थी। तो खैर ये अलग बिंदु है कि किन किन वंशों ने काम किया। अब चूँकि अनेकों वंश राज्य करते रहेंगे तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही रहेंगे, तो धीमे धीमे एक बड़ी नगरी का निर्माण होता जाता है। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं कि वहाँ के लोगों का मुख्य रूप से भोजन क्या है। तो भोजन तो बहुत सारे हैं और यह सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में लोग चावल को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए वह तो इडली डोसा अलग की बात हो गई। अब ऐसे मुख्य रूप से बहुत ही चर्चित दो भोजन हैं, शीरा और श्रीखंड। तो जब भी आप उधर जाते हैं अमरावती के आसपास तो अनुरोध है कि श्रीखंड जरूर खाएं। श्रीखंड एक ऐसा पदार्थ है, मैं आपको पूरा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बतलाऊंगा, अन्यथा आपका रुझान कम हो जाएगा। लेकिन जब भी किसी दुकान पर जाएं, हालांकि यह कभी कभी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं दुकानें ऐसी मिल जाती हैं कि यहाँ पर श्रीखंड बिकता है, ऐसा लिखा हुआ दिख जाता है। तो आप श्रीखंड जरूर खाएं और यूँ कह लीजिए उसको पीते हैं। लेकिन
जब भी श्रीखंड खाएं तो ज़रा खाने के बाद हमको बतलाइएगा कि श्रीखंड और लस्सी में क्या अंतर होता है, कौन ज़्यादा मीठा होता है और कौन कम मीठा होता है। आप देखेंगे कि क्या उसमें समानता है, इसको लिख कर के बतलाएं। तो अब छात्रों के लिए सुझाव है कि अमरावती के बारे में इतना लिखें, याद कर डालें और जब भी श्रीखंड खाएं तो हमको ज़रूर बतलाएं और मौका मिले तो हमको भी बुलाएं। धन्यवाद।